तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स हैं क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जो वाइटामिन्स है, वाइटामिन्स एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नॉन एनर्जी यील्डिंग है, यानी कि उससे एनर्जी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। और इसकी आवश्यकता बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। तो वाइटामिन्स क्या हैं? वाइटामिन्स आर नॉन एनर्जी yielding organic compound essential essential for normal metabolism that must be supplied in that must be supplied in small quantities in diet। दूसरी चीज ये कि इनको मैंने बताया कि वाइटामिन्स आर इसेंशियल। ये तो इनको इसेंशियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपकी बॉडी में, विटामिन्स आपकी बॉडी में बनते नहीं हैं, इनको डाइट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि योर बॉडी कैन नॉट मेक देम, देयरफॉर यू हैव टू ईट देम इन योर डाइट। योर बॉडी कैन नॉट मेक देम, देयरफॉर you have to eat them, therefore you have to eat them in your diet, in your diet। जो विटामिन्स हैं ट्रेडिशनली, इन विटामिन्स को दो पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनमें कौन कौन से विटामिन्स आ रहे हैं देख लिए जाए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ए डी ई के जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये जो है
वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एक्चुअल में जो बी है, विटामिन बी, ये 8 विटामिन्स का समूह समूह है, जिसको कलेक्टिवली हम बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो विटामिन्स हैं उनकी टोटल जो संख्या है वो 13 है। टोटल विटामिन्स वो 13 है। कैसे? 4 तो हो गए आपके फैट सॉल्युबल, विटामिन, जो कि ए, डी, ई और के हैं, और 9 आपके जो है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें विटामिन बी 8 हैं और एक सी, विटामिन सी। इस प्रकार से ये 13 विटामिन हो गए। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ये समझते हैं कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये काफ़ी लंबे वक्त के लिए आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं, जिसके कारण अगर हम रेगुलर लार्जर अमाउंट में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लेते रहें तो एक वक्त के बाद इनके कारण क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि लंबे समय तक अगर हम लार्जर अमाउंट में इन विटामिन्स को लेते रहे तो धीरे धीरे ये शरीर में इकट्ठा होती रहेंगी, और जब ये एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी जब एक्सेस हो जाएगा, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनके लिए देखिए क्या कहा गया है कि दे आर stored in stored in the body for prolonged period, so they can cause so they can cause cumulative toxicity, cumulative toxicity after after regular ingestion of ingestion of larger amount। ठीक। अब इसी तरीके से क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठेगा, क्या जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ये भी शरीर में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा कि बहुत नगण्य मात्रा में ये टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। कारण क्या है कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये नगण्य मात्रा में शरीर में स्टोर होते हैं, यानी कि मीगरली मीगरली स्टोर्ड। और जो एक्सेस हो जाएगा, जब ये एक्सेस होंगे तो ये एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, एक्सेस एक्सक्रीट, सो लिटिल चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, सो लिटिल
चांस ऑफ टॉक्सिसिटी। और ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ये एंजाइम के लिए एज ए को फैक्टर भी काम करते हैं, एक्ट एज को फैक्टर फॉर एंजाइम, फॉर एंजाइम। तो अब हम एक एक करके सारे विटामिन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। तो मान लो ये एक बॉय है, या इसका हम कुछ नाम दे दे रहे हैं, नाम है राधे श्याम। तो जो राधे श्याम है, सबसे पहले हमने बताया कि ह्यूमन अपने आप से विटामिन्स को बना नहीं सकते, अपनी बॉडी में विटामिन्स बना नहीं सकते। तो इसके लिए इनको किस पे डिपेंड रहना होगा? डाइट पे। तो जो राधे श्याम है, ये विटामिन ए के लिए डाइट पर निर्भर है। और इस डाइट में विटामिन ए के दो सोर्स हैं। विटामिन ए के दो सोर्स हैं। कौन कौन से? पहला सोर्स है प्रीफॉर्म्ड, पहला सोर्स है प्रीफॉर्म्ड, और दूसरा सोर्स है प्रो विटामिन। तो हमने बताया कि ह्यूमन डाइट कंटेन्स two sources for two sources for विटामिन ए। कौन कौन सा? पहला है प्री फॉर्म और दूसरा है प्रो विटामिन। तो इस बॉय का नाम हम दे दें राधे श्याम। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। तो प्री फॉर्म्ड विटामिन ए जो है, इसमें 3 कंपाउंड होते हैं, 3 प्री फॉर्म्ड कंपाउंड। कौन कौन से आगे भी बताते हैं। ये तीनों कंपाउंड जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव। और ये जो प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए है, ये एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है।
फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। तो ये जो तीन प्री फॉर्म्ड कंपाउंड हैं, ये कौन कौन से हैं? पहला है रेटिनॉल, दूसरा रेटिनल, तीसरा है रेटिनोइक एसिड। एसिड, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑल यानी कि अल्कोहल होगा, इसमें एल्डिहाइड होगा और इसमें एसिड होगा यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रेटिनॉल क्या है? अल्कोहल फॉर्म है, अल्कोहल फॉर्म, रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म है, एल्डिहाइड फॉर्म यानी कि CHO, और रेटिनोइक एसिड एसिड फॉर्म है, कार्बोक्सिलिक बॉक्सिलिक एसिड COOH। ठीक, तो जो रेटिनॉल है, तो जो रेटिनॉल है रेटिनॉल, ये एनिमल टिश्यू में रेटिनाइल ईस्टर के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड का लॉन्ग चेन होता है। तो जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू एज रेटिनाइल ईस्टर, रेटिनाइल ईस्टर with long chain fatty acid, with long chain fatty acid। दूसरा रेटिनल, रेटिनल, तो रेटिनल जो है, ये जब रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से रेटिनल प्राप्त होता है, और रेटिनॉल और रेटिनल दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से रेटिनल बनता है, और रेटिनॉल और रेटिनल दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं। अब तीसरा जो है वो है रेटिनोइक एसिड। तो जो रेटिनोइक एसिड है, रेटिनोइक एसिड ये
रेटिनल के ऑक्सीडेशन से रेटिनल के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल। तो जो तीनों हैं, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉइड्स। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऑल ऑफ थ्री कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेटिनॉइड्स। ऑल ऑफ थ्री collectively called as retinoids। ये याद रखना। ये क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। अब हम दूसरा सोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रो विटामिन, प्रोविटामिन ए। तो जो प्रोविटामिन ए है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है प्लांट। प्रोविटामिन ए प्लांट सोर्स से आता है। ये भी है, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में जो पिगमेंट मटेरियल होता है उसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन आर प्लांट पिगमेंट। तो जो कैरोटीन है वो कई टाइप के हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है। इसमें जो है, जो बीटा कैरोटीन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑफ विच बीटा कैरोटीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। अब क्या होता है कि बीटा कैरोटीन या जो प्रोविटामिन ए है, इसका कन्वर्जन होता है किसमें? एक्टिव विटामिन ए में। और हमने बताया है कि एक्टिव विटामिन ए कौन से हैं? रेटिनॉइड्स हैं, वही तीनों। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं, इनका कन्वर्जन बॉडी में होता है। तो बॉडी कन्वर्ट्स प्रोविटामिन ए कैरोटिनॉइड्स, प्रोविटामिन ए कैरोटिनॉइड्स इनटू एक्टिव विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉइड्स में, यानी कि रेटिनॉइड्स में। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये कन्वर्जन बॉडी में हो कहाँ रहा है? दिस कन्वर्जन अकर इन दिस conversion occur in कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कन्वर्जन हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है इसका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है? ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बनता है रेटिनल, एल्डिहाइड फॉर्म बना। अब इस एल्डिहाइड फॉर्म का क्या होगा? इस एल्डिहाइड फॉर्म का होगा रिडक्शन। किस में रिडक्शन होगा? रेटिनॉल में, यानी कि सॉरी, रिडक्शन होगा किसमें? रेटिनॉल में। यहाँ पर रिडक्शन आएगा। रिडक्शन होकर क्या बना? रेटिनॉल। ये अल्कोहल फॉर्म है। तो बीटा कैरोटीन का जो एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल में कन्वर्ट होगा। और ये जो दो मॉलिक्यूल है रेटिनल का, इसका हाफ जो है रिड्यूस होगा रेटिनॉल में। अब हम ये देखेंगे कि विटामिन ए का जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास विटामिन ए के दो सोर्स हैं। कौन कौन से सोर्स हैं? पहला है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स के माध्यम से बीटा कैरोटीन जब इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और एनिमल सोर्स से जो विटामिन ए आएगा वो रेटिनाइल पामिटेट के रूप में रहेगा, जो कि चीफ रेटिनाइल ईस्टर है आपके डाइट में। तो होगा क्या कि जो पहले हम देखते हैं प्लांट सोर्स से आने वाले बीटा कैरोटीन का फेट क्या होता है। तो ये जो प्लांट सोर्स से बीटा कैरोटीन आ रहा है, ये एंटेरोसाइट में जाएगा। एंटेरोसाइट। तो ये एंटेरोसाइट में जाएगा और एंटेरोसाइट में ये, यानी इंटेस्टाइनल सेल में ये रेटिनल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और रेटिनल से ये रेटिनॉल में इसका रिडक्शन होगा। ठीक है। और ये रेटिनॉल जो आया है फिर रेटिनाइल ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनिमल सोर्स से जो विटामिन ए आया है उसका क्या होगा कि एनिमल सोर्स से आने वाला रेटिनाइल ईस्टर सबसे पहले इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला तो है रेटिनॉल और दूसरा है फैटी एसिड। अब यहाँ से क्या होगा कि ये रेटिनॉल जो है एंटेरोसाइट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर यहाँ पर रीइस्टरीफाइड होता है, यानी कि रेटिनाइल ईस्टर ईस्टर फिर से बनता है। ये यहाँ पे एंटेरोसाइट में रेटिनॉल रीइस्टरीफाइड होकर रेटिनाइल ईस्टर बनाता है। फिर क्या होता है कि जो रेटिनाइल ईस्टर है, जो रेटिनाइल ईस्टर जो बन गया है आपके इंटेस्टाइनल सेल में, ये फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल से कंबाइंड होकर कोलेस्टेरॉल फास्फोलिपिड इन सब से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन। अच्छा, काइलोमाइक्रॉन क्या है? असल में जो काइलोमाइक्रॉन है, जो काइलोमाइक्रॉन है, ये अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। ये क्या है?
ये हैं अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये क्या काम करते हैं? ये जो डाइटरी लिपिड होते हैं उनको इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। ये क्या करते हैं? काइलोमाइक्रॉन ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड from intestine to from intestine to other location of the body, other location of the body। ठीक। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो रेटिनाइल ईस्टर है, ये रेटिनाइल ईस्टर कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? काइलोमाइक्रॉन बनाते हैं। ये काइलोमाइक्रॉन क्या है? ये काइलोमाइक्रॉन वेरी लो डेंसिटी यानी कि अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि जो डाइटरी लिपिड है, जो डाइट में आने वाले लिपिड हैं, उनको इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे लोकेशन तक लेके जाते हैं। अब ये काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं? जो जो काइलोमाइक्रॉन है, पहले अगर हम इंटेस्टाइन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो इंटेस्टाइन है, इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनमें ये देखो विलाई पाई जाती हैं। विलाई और क्रिप्स रहते हैं। इन्हीं विलाई और क्रिप्स पर सेल्स रहते हैं जिनको एंटेरोसाइड बोला जाता है। विलाई पर ये जो सेल्स हैं, ये एंटेरोसाइड्स होते हैं। अब इस विलाई के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टरी, वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम सप्लाई होते हैं। तो होता क्या है कि जो एंटेरोसाइट हैं जिनसे काइलोमाइक्रॉन बन गया है, ये काइलोमाइक्रॉन लैक्टियल्स में पास कर दिए जाते हैं। अब ये लैक्टियल क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। काइलोमाइक्रॉन पास इनटू लैक्टियल। लैक्टियल बेटा देखो कुछ नहीं, ये क्या होते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं, जो कि विलाई के नीचे, विलाई के अंदर मौजूद रहती हैं। लैक्टियल क्या है? दे आर दे आर lymphatic फैटिक कैपिलरीज कैपिलरीज। तो अब क्या होता है कि ये लैक्टियल से ये काइलोमाइक्रॉन कहाँ जाते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स से ये फिर पुनः ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अगर इसको मैं अगर डिटेल में समझाने लगूंगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि लिम्फेटिक्स से ये ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और ब्लड स्ट्रीम से ये होते हुए आपके लीवर में जा करके ये लीवर में जा करके स्टोर हो जाएगा। स्टोर इन लीवर। अच्छा, जो लीवर में जो ये स्टोर हो रहा है,
लीवर में जो ये स्टोर हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो जो रेटिनाइल स्टोर काइलोमाइक्रॉन से लीवर में आए हैं, ये रेटिनाइल पामिटेट के रूप में रेटिनाइल पामिटेट के रूप में ये स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल पामिटेट। ठीक। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में अच्छे तरीके से खान पान करे और उसके खाने में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ए मिलता रहे, तो ये क्या होगा कि ये स्टोर होता रहेगा और स्टोरेज इतना हो जाएगा कि वो 6 से 9 महीने तक वो उसकी जो नीड है वो पूरी होती रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अंडर नॉर्मल कंडीशन under normal condition a well fed person has a well fed person has sufficient vitamin A reserve sufficient sufficient vitamin A vitamin A reserve। ठीक। to meet his need for to meet his need for 6 to 9 months। अच्छा, इससे ये पता चलता है, मान लो ये एक पेशेंट है जिसका नाम पप्पू है। पप्पू पेशेंट पप्पू पेशेंट। अब ये क्या हुआ कि ये अगर मान लो अपना अपने खान पान पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इनमें अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो लगभग 6 से 9 महीने तक विटामिन ए की डिफिशियंसी पता ही नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व है, क्योंकि इसके लीवर में, पप्पू के लीवर में जो रिजर्व विटामिन ए है वो इसके नीड को पूरा करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि आखिर जो विटामिन ए लीवर में स्टोर हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो टारगेट सेल तक जाएगा कैसे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए कैसे होता है। तो जो लीवर था, ये लीवर है, इसमें जो हेपेटोसाइट्स हैं हेपेटोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे कि रेटिनॉल को रिलीज कर देते हैं। हेपेटोसाइट रिलीजेस फ्री रेटिनॉल। अब ये रेटिनॉल क्या होता है कि जो रेटिनॉल है
ये मान लो ये रेटिनॉल का मॉलिक्यूल है। ठीक। तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एक आरबीपी प्रोटीन होता है। आर बी आरबीपी का क्या मतलब है? रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। इससे बाइंड होकर ये टारगेट सेल तक जाता है। मान लो ये टारगेट सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रेटिनाल है, रेटिनाल, ये क्या करेगा कि ये सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब सेल के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पर एक और बाइंडिंग प्रोटीन आएगा जिसका नाम रहेगा CRBP। CRBP क्या है? सी सॉरी CRBP। ये CRBP क्या नाम है? सेलुलर सेल्यूलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसको सेल के न्यूक्लियस तक ले जाएगा। यहाँ पर मौजूद डीएनए पे ये रेटिनॉल एक्ट करके क्या करेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक। इस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर दो प्रोटीन जो है काम में आई हैं, एक आरबीपी और एक सीआरबीपी। ये ध्यान रखना है।